सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ये हमारा इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है BPCS 188, जो कि आपका सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के रूप में है। तो इसका हमने कुछ प्रीवियस क्लास में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगा। आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पूछ क्या रहा है, सर्वेक्षण अनुसंधान पद्धति में डाटा एकत्र करने के तरीके की चर्चा कीजिए। यानी कि सर्वेक्षण का मतलब होता है, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए एलिना, तो सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। आपने देखा होगा कि कई बार सरकारी गवर्नमेंट के जो एजेंसी होते हैं या फिर एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो आते हैं हमारे सर्वेक्षण करने कि भाई कितने आपके घर में मेंबर है तो कितने पुरुष है, कितने महिला है, लाइक डेट। वो क्या है, जनगणना करने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए। तो उसे भी हम सर्वेक्षण बोलते हैं, ठीक है। और अनुसंधान का मतलब होता है कि जहाँ से आपका पूरा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि आपके फ़ोन में नेट नेट या फिर नेटवर्क कहाँ से आता है, बोल सकते हैं हम नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू, यानी कि जो नेटवर्क लगे रहते हैं उसके थ्रू ही तो आपका नेटवर्क आता है ना, ठीक है। तो हाँ जी सर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इसके जो डाटा होते हैं, यानी कि जो डाटा हम बिल से जिसे बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा भी एक डाटा होता है कि फॉर एग्जांपल हम फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है हिस्ट्री भी एक डाटा के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि आपने क्या-क्या यूज़ किया, कौन से वीडियोज़ देखा है, या फिर जो भी आप हिस्ट्री डिलीट करते हो कि हाँ, मैंने ये मतलब रिसर्च किया था, तो वो भी एक डाटा ही है, ठीक है? तो उसी को एकत्र करने के तरीके क्या हैं? तो सबसे पहला, सर्वेक्षण एकत्र करना सबसे लाज़मी हो जाता है, सबसे आसान, लाज़मी मतलब यानी कि ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो उसमें हम देखते हैं कि अलग-अलग विधियों के अनुसार, यानी कि जिसे हम विधियाँ प्रौद्योगिकी के रूप में देखा जाए, तो जो आज हम देख सकते हैं कि उद्योग समाज में लगाए जा रहे हैं। समाज में अलग-अलग उद्योग लगाया जा रहा है, फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही है, टेलीफ़ोन कंपनियाँ लगाई जा रही है, ऑनलाइन वर्क स्टार्ट हो गया, ईमेल हो गया, जीमेल हो गया, सर्वेक्षण डाटा एक देश से दूसरे देश पे ट्रांसफ़र होने लगा। तो क्या है, ये हमारा समाज का एक ऐसा मनोविज्ञान है जो अलग-अलग रिसर्च करते हुए हमारे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का आज बखूबी काम कर रहा है। अगर शोधकर्ता की बात की जाए, यानी कि रिसर्चर, शोधकर्ता का मतलब होता है रिसर्चर। रिसर्चर का बात किया जाए तो उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है कि जानकारियों को समाज के प्रति लगाना, यानी कि जो समाज है उन्हें जानकारी देना, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो डेटा है उसको हम एक लंबे समय तक अपने फ़ोन में, अपने पीसी में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने मतलब लाइक दैट कि कुछ भी हो स्टोरेज है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं कि लंबे समय तक उसे, जब तक वो करप्ट ना हो जाए, जब तक वो खराब ना हो जाए। जैसे हम बोल सकते हैं कि विंडो करप्ट हो गया। विंडो करप्ट का मतलब होता है कि विंडो मतलब उड़ गया, इसे बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, आपने पीसी वगैरह यूज़ किया होगा तो, ठीक है। तो वही है कि पर्टिकुलर आज हम मनुष्य भी क्या कर रहे हैं, अपने मनोविज्ञान, मनुष्य में भी एक ऐसा डाटा एनालिसिस करने का तरीका होता है। उदाहरण के तौर पे मनुष्य का जो दिमाग है वो इतना डाटा स्टोर कर सकता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। उदाहरण के तौर पे आप मान लो कि अपने बचपन से इतने दिन जी रहे हो, उसको जब चाहो जितने बार रिमेंबर कर सकते हो। यानी कि देखो आप बचपन से कितने साल के हो चुके, वो आपके पास कितना डाटा स्टोर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल एक फ़ोन है, समझ में आ रहा है एलिना? एक फ़ोन है, एक फ़ोन का मान लो कि आप एप्पल यूज़ कर रहे हो, एप्पल 13 यूज़ कर रहे हो, आईफ़ोन 13 यूज़ कर रहे हो, तो आईफ़ोन 13 का कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि एक फ़ोटो भी लेते हैं तो वो लगभग 6-7 एमबी का होता है। एम आई राइट? ऐसा होता है? होता है ना?
ठीक है। अब उसी चीज को आपने देखा होगा कि फोन में एक स्टोरेज नाम का चीज आता है कि भाई इतना ही स्टोर कर सकता है डेटा को। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा स्टोरेज है जिसका कोई आज तक रिसर्चर है उसका खोज परख नहीं कर पाया कि भाई इसका स्टोरेज कितने जीबी, कितना टेराबाइट, कितना मेगाबाइट या फिर जो भी हो, गीगाबाइट या जो भी हो, एनीथिंग। गीगाबाइट तो जीबी हो गया, मेगाबाइट का एमजी हो गया, टेराबाइट का हो गया टीबी का हो गया टेराबाइट। ठीक है। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि आज जो मनुष्य का जो दिमाग है, जो न्यूरॉन है, वो अलग अलग पद्धतियों के अनुसार वर्क कर रहा है, जिसमें हम आपका पहला आ जाता है परिनियोजन। परिनियोजन, परिनियोजन का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को मतलब अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, इसमें हमारा डाटा करप्ट होने का खतरा नहीं होता और ना मतलब यादें लुप्त होने का खतरा होता है। जैसे टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है, ये ऑनलाइन सर्विसेज, ये फिर क्या है, ये एक ऐसे सर्विसेज हैं जो पर्टिकुलर आज हम बेसिकली हर एक इन्वायरमेंट, हर एक सोसाइटी, हर एक एरिया में देख रहे हैं। एम आई राइट? तो इसी को हम सर्वेक्षण अनुसंधान बोलते हैं। आज ऑनलाइन सर्विसेज की बात कर लीजिए तो प्रत्येक एक छोटे से छोटे घर में भी आज ऑनलाइन काम चल रहा है। ऑनलाइन भी हम ही क्लास ले रहे हैं। अब ये क्लास कैसे? ड्यू टू रीजन ऑफ ऑनलाइन, ड्यू टू रीजन ऑफ ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, दैट्स विल बी पॉसिबल टू टेक अ क्लास बाय योर नेट एंड ऑल्सो योर फोन। ठीक है। तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि आज एक ऑनलाइन जो वर्क है पूरे समाज में किस तरीके से फैल रहा है। ऑनलाइन की अगर बात की जाए, धीरे धीरे आज इस तरीके से इसने पकड़ बना लिया है पूरे विश्व में कि ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, विश्व का 95% जो अब काम हो रहा है, विश्व पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का अगर 95% की बात की जाए तो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा, यानी कि 95% ऑनलाइन से वर्क हो रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी हम क्लास भी ले रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, एक बुकिंग भी करते हैं, फ़ोन रिचार्ज भी करते हैं ऑनलाइन। कहीं पे जाना भी हो, होटल्स बुक करना हो, आपके वेजिटेबल मतलब जो भी हो, आज हम अलग अलग फूड्स या फिर बोल सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। क्या है, किस लिए, कैसे पॉसिबल हो पाए? ड्यू टू रीजन ऑफ ऑनलाइन। तो आज हमारे समाज में ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो मल्टी मल्टी हो चुका है। मल्टी यानी कि कितना गुना हो चुका है, बहुत ज्यादा। आज पूरे समाज में ये जो ऑनलाइन सर्विस है, इसकी मतलब जड़ इतनी फैल चुकी है कि इसको अब खत्म करना, पूरी दुनिया इस पर निर्भर हो चुका है। पूरी दुनिया, ए टू जेड जितना भी दुनिया है, पूरा ही दुनिया इस पर निर्भर हो चुका है। अब उसके बाद हमारा टेलीफोन सर्विसेज। टेलीफोन सर्विसेज बेहतर अच्छे से जानते हो। टेलीफोन जो कि आप आज एक जीवन को जीने और चलाने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। देखा जाए तो आज एक छात्र से लेके, एक छात्र यानी कि एक स्टूडेंट से लेके एक पहुंचे या फिर विकसित या फिर बोल सकते हैं जिसने अपने जीवन में अपनी सफलता ग्रहण कर ली है, उस व्यक्ति तक जो है टेलीफोन की व्यवस्था और उसकी सुविधा वो प्राप्त कर रहा है। आज हम टेलीफोन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से वार्तालाप यानी कि बातचीत करने में पॉसिबिलिटी है। लाइक डेट की, जैसे कि आपके पास टेलीफोन है, आप रह रहे हो इस क्षेत्र में, लेकिन आप मेरे से अभी कांटेक्ट कर रखा है। क्यों? रीजन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑल्सो योर यूजिंग बाय फोन। ठीक है। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो हम बैंक में भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, या फिर अमेजोन पे यूज करते हैं, एनीथिंग कुछ भी, तो सब चीज आज ऑनलाइन टेलीफोन के माध्यम से हो चुका है। तो इसी स्थिति को आज हम सर्वेक्षण अनुसंधान पद्धति, डेटा एकत्र करने के तरीके की व्यवस्था को देखते हैं। इसी ऑनलाइन के प्रोसेस के कारण आज हम देखते हैं, आज आपको पता है एलिना कि आज हम कोई भी सर्च, मान लीजिए कि हमने कोई फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, किसी चीज का कोई ड्रेस से सर्च किया, तो आपको पता है आपके जो फ्लिपकार्ट है
उसको पता चल गया कि भाई ये सर्च क्या कर रहा है, तो वो जानते हो बहुत से एडवर्टाइजर कंपनी को आपके बारे में डाटा भेज देता है कि इस लड़की को इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तभी जाके हम जिस चीज़ को सर्च करते हैं उसी के बारे में हमें कैसे एडवर्टाइजमेंट हमारे फ़ोन पे आता है, ड्यू टू रीज़न ऑफ योर डाटा। आपके डाटा हर एक कंपनी, हर एक सिम, हर एक गूगल, हर एक मतलब बोल सकते हो ऐप जो यूज़ करते हो, ऐप यूज़ करने से पहले आपको एक ऑप्शन आता है, ऑन करने से एक डैनी आता है और एक अलाउ आता है, यानी कि आप अपने जितने भी स्टोरेज का डाटा है अलाउ कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, उसे हम शेयर कर देते हैं, आपका पूरा डाटा वो एनालिसिस कर लेता है। तो ये क्या है? आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। इसी को आज हम अनुसंधान, एक पूरा बोल सकते हो रिसर्च सेंटर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन आज हम ऐसा है कि हम अपने फ्लिपकार्ट पे फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। साइबर क्राइम कैसे बढ़ रहा है? साइबर क्राइम कैसे कारण है? ड्यू टू रीज़न ऑफ ऑनलाइन एंड ऑल्सो योर फ़ोन। ठीक ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अभिलेखीय अनुसंधान पद्धति के उपयोग पर चर्चा कीजिए। अभिलेखीय, एक होता है लेख और एक होता है अभिलेख। इन दोनों में क्या है ना, जो पहले पहले की बात की जाए तो पहले अभिलेख लिखा जाते थे, यानी कि पत्थरों पे लिखा जाता था। आपने देखा होगा कि बहुत से इमारतों पर पत्थरों पर, इंडिया गेट देखा होगा, इंडिया गेट के ऊपर भी देखा होगा, मतलब पूरी लेख लिखा गया है। ठीक है। तो अभिलेख का मतलब होता है कि पत्थरों पे तराशा गया अक्षरों का स्वरूप, उसी को हम अभिलेख बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछली शताब्दी, यानी कि इससे पहले ये हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 20वीं शताब्दी की बात कर ली जाए तो माइकल दौड़ के रूप में, माइकल एक विद्वान था, उसके रूप में देखा जाए तो अभिलेखों का आश्चर्यजनक व्यवस्था देखा जाता था। आश्चर्यजनक यानी कि सस्पेंस वाला, यानी कि शॉक्ड वाला, यानी कि कुछ देखा और आप शॉक्ड हो गए कि यार ये कैसे हो गया, हाउ हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो उसे शॉक्ड बोलते हैं या फिर आश्चर्यजनक बोलते हैं। तो उस स्थिति में देखा जाए तो हम अपने मनोविज्ञान, यानी कि समाज का जो मनोविज्ञान का स्थिति रहा है वो परिवर्तनशील रहा है। अपने हर एक समाज के लोगों के प्रति हमारा जो भावना है वो काफ़ी बदलता हुआ नज़र आता है। हमारे समाज के ऐसे-ऐसे धारणाओं के रूप में हम देखें तो आज हमारा समाज जो है जिस तरीके से एक व्यवस्थाओं में टिका हुआ है, ठीक उसी तरीके से हमारा समाज जो है अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूटिविटी के रूप में, मतलब एक दूसरे से मतलब कंबाइन है। कंबाइन क्या है? मतलब एक समाज का हिस्सा जो है लोग, वो दूसरे समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रिलेशन को देखोगे, आप अपने रिलेशन को देखोगे और आप उनके रिलेशन को देखोगे, फिर उनके रिलेशन को देखोगे, तो ये सारे मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कभी महसूस करना कि आपके चचेरे भाई की भाई या फिर उनसे बुआ की बुआ लड़की जो है आपके रिश्तेदार लगती है। ऐसा हुआ है ना आपके फैमिली, सबके साथ होता है। तो उसी के रूप में ये बात बोला गया, जिस तरीके से मनुष्य का विकास हो रहा है, बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, उस स्थिति में अलग-अलग स्थितियों की बात की जाए, ट्रिपलेट ट्रिपलेट जो था वो आपका प्रयोग करता हुआ बता रहा है। नॉर्मन ट्रिपलेट विद्वान है, नॉर्मन इसका नाम है ट्रिपलेट। उसने बताया कि जो मनुष्य है वो संभव को पॉसिबल, यानी कि जो संभव मतलब होता है पॉसिबल, कि ये संभव है। तो मनुष्य के उपयोगिता के रूप में उसने समय की चाल को बताया कि समय जो है वो जिस तरीके से परिवर्तित होता रहता है, ठीक उसी तरीके से जो मनुष्य की भावना है और मनुष्य के जो संबंध है वो भी परिवर्तनशील रहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि एक यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा आता है, प्रयोगशाला अनुसंधान। प्रयोगशाला अनुसंधान, प्रयोगशाला अनुसंधान का मतलब होता है, जैसे हम पाठशाला बोलते हैं, पाठशाला का मतलब जानते हो क्या होता है? विद्यालय, विद्यालय होता है। ठीक है, और प्रयोगशाला का मतलब होता है जहां पर आप किसी चीज का प्रयोग कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, जिसे हम बोल सकते हैं रिसर्च सेंटर।
ठीक है? जहाँ से आप किसी चीज़ का खोज कर रहे हो, जैसे श्री हरिकोटा में आपका इसरो है, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो इसी को हम प्रयोगशाला के रूप में देखते हैं, ठीक है? तो इसी रूप में हमने देखा कि सावधानी पूर्वक में देखा कि जिस तरीके से सावधानी का मतलब होता है केयरफुली, ठीक है? अब उसके रूप में हमने ये देखा कि जो हमारे अलग-अलग परंपराएँ थे, मनुष्य ने उन परंपराओं का जो डिज़ाइन है, वो आपका देख लिया कि अलग-अलग सिचुएशन पे छोड़ दिया। आज मनुष्य क्या कर रहा है? आज एक ह्यूमन बीइंग है, वो क्या कर रहा है? पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। ना दूसरे को देखता है, ना अपने परिवार को देखना चाहता है, ना अपने रिश्तेदार को देखना चाहता है। मनुष्य स्वयं सोचता है कि मेरे को ना कोई टोके, ना कोई रोके, मैं बस अपने अनुसार चलूँ। ऐसा है? सभी के अंदर है ना? आफ्टर ऑल आजकल बच्चों के अंदर भी यही होता है। तो अभिलेख के अंतर्गत हम ये देखेंगे जो हमारी रचनाएँ हुई हैं, मनुष्य की जो रचना हुई है, वो भी एक अनुसंधान के रूप में हुआ है। भगवान ने उसके ऊपर भी लिखा है कि तेरा क्या कर्तव्य बनता है। आप लोग बोलते हो ना कि अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है, अल्लाह ही मतलब बरकत करता है, अल्लाह ही हमें मतलब नवाज़ता है, अल्लाह का ही देन है, ठीक है? इस तरीके से आप लोग बोलते हो। ठीक उसी प्रकार से हमारा भी यही होता है कि भगवान ने ही हमारे कर्म लिख रखा है, भगवान ने जो लिख दिया है वो होगा, इस तरीके से। तो वही है कि भगवान का एक बोल सकते हो कि रचना है मनुष्य, जिसके अंतर्गत मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा अब आ जाता है अंतिम, उसके बाद ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी स्थिति के रूप में जो हमारी स्थितियाँ हमारे सामने आती है, उन स्थितियों का सामना करते हुए हम अपने समाज के लोगों के साथ अपना बर्ताव करते हैं और हमारा समाज अगर हमारा सहायता करता है, तो हम उसके साथ बैठना, उठना पसंद करते हैं या फिर उसे मतलब लाइक करते हैं। तो इसी को हम प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसको बखूबी अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से देखते हैं, सीखते हैं, तब जाके हम अपने जीवन में उसकी तरह बनने का कोशिश करते हैं या फिर किसी के साथ बुरा होता है तो हम ऐसे भी कहते हैं कि भगवान इसके साथ बुरा किया, भगवान ना करे किसी और के साथ बुरा हो, ठीक है? अल्लाह ना करे किसी और बंदे के साथ ऐसा हो, ठीक है? तो ये हमारा सोच व्यवस्था होता है। इसीलिए ये हमारा जो क्वेश्चन है अभिलेख अनुसंधान पद्धति के उपयोग पर चर्चा कीजिए, ये आपका पूरा इसमें कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा प्रतिचयन तकनीकों की उपयुक्तता की विवेचना कीजिए। एक होता है चयन और एक होता है प्रतिचयन। इनमें दोनों में क्या होता है? चयन मतलब चुनना, प्रतिचयन मतलब चुनकर उसको तराशना। ठीक है? लाइक दैट कि आपने बोला कि मैंने ये चॉइस कर लिया, इसे बोला जाता है चयन, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? और उसके बाद रीसेलेक्ट करना, उसी को बोलता है प्रतिचयन। यानी कि चुनने के बाद और ज़्यादा उसको प्योर करना, वेरीफाई करना। फॉर एग्जांपल लाइक दैट कि क्लास में 10 बच्चे चुन लिए गए कि भाई ये बेस्ट है, बेस्ट स्टूडेंट है। अब कोई और हेडमास्टर आया और कहा कि नहीं इनमें से भी बेस्ट निकालो, तो उसी को प्रतिचयन कहा जाता है। समझ में आया अलीना? हाँ, तो उसके बाद हमारा आ जाता है सैंपलिंग के शोध से पता चला, यानी कि सैंपलिंग जो है विद्वान था, सैंपलिंग, ठीक है? से शोध में बहुत मदद मिलती है कि जो आज मनुष्य है, उसका प्रतिचयन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कुछ मनुष्य गलत है, कुछ मनुष्य सही है। कुछ मनुष्य अतीत में यानी कि पास्ट में गलत कर चुके हैं, लेकिन वो प्रेजेंट अपना बेहतर कर रहे हैं। कुछ मनुष्य पास्ट में सही थे, लेकिन अब प्रेजेंट में गलत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी व्यवस्था को देखते हुए मनुष्य के बीच समाज में जो मनोविज्ञान है, उसको चुनकर हमारे सामने रखना।
उसी को प्रतिचयन कहा जाता है। तो इसमें क्या है, प्रतिचयन तकनीक की उपयुक्त की विवेचना कीजिए, यानी कि हम किसी का प्रतिचयन कैसे कर पाते हैं। तो हमारा पहला सॉरी तो हमारा पहला है, आरंभ करने के लिए तो शब्दावली पे ध्यान दिया जाए। जनसंख्या, उसके बाद नमूना, उसके बाद नमूना। ठीक है, एक जैसे कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन बोलते हैं। जनसंख्या उन तत्वों के रूप में आता है जिसका हम मतलब संख्या के रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी कि संख्या के रूप में हम देखते हैं। लेकिन नमूना क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं तू तो एक सैंपल है। इसे हिंदी में जानते हो क्या बोलता है, हिंदी में जानते हो, तू तो एक नमूने के समान है। कई कई आपने देखा होगा हमारे स्कूल कल्चर में, स्कूल टाइम्स में देखा होगा कि कोई लड़का जो है या फिर कोई लड़की है, उससे कोई गलती हो जाती है तो हम हंसी मजाक में बोलते हैं ना, तू बिल्कुल सैंपल है। तो उसी को हम नमूना बोलते हैं। ठीक है, तो नमूना एक बोल सकते हो कार्य या फिर किसी काम को लेके किसी को बोला गया एक ऐसा शब्द होता है जिसके अंतर्गत उससे मनुष्य संबंधित हो। हम बोलते हैं ना, तू तो सैंपल है, वो किसे बोला जा रहा है, वो एक इंसान है भाई, वो एक मनुष्य है। ठीक है, तो इसी को हम प्रतिचयन कहते हैं। तो अब उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर प्रतिचयन के स्थितियों के बारे में। जनसंख्या का सबसेट के रूप में देखा जाता है। सबसेट यानी कि जनसंख्या जो है एक पर्टिकुलर एक ऐसा जीव है या फिर एक ऐसा प्राणी है जो एक संख्या या फिर डिजिट के अनुसार उसको हम काउंट करते हैं, तभी हम इसे जनसंख्या बोलते हैं। जन का मतलब होता है लोग, और संख्या मतलब यानी कि बहुत से लोग। ठीक है, तो इसमें संख्या आ रहा है। तो इसमें आपका पहला आ जाता है प्रायिकता नमूनाकरण, उसके बाद गैर संभाव्य नमूनाकरण। तो प्रायिकता का मतलब होता है जो हमारा प्रयोग के रूप में नमूना आता है, और संभाव्यता नमूना चयन का मतलब होता है जिसकी संभावना होती है। उदाहरण के तौर पे सामान्य उद्देश्य हित नमूना, कुछ ऐसे हम देख सकते हैं नमूना होते हैं लाइक डेट कि आपने देखा होगा कभी शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ चीजों का बिल्कुल ही कॉपी होता है। आपने फोन का भी देखा होगा कि डुप्लीकेट होता है, उसी को हम नमूना बोल सकते हैं। समझ रहे हो अलीना क्या कह रहा हूं मैं? हेलो। हाँ, तो उसी को सामान्य उद्देश्य हित, उद्देश्य का मतलब होता है मोटिव। ठीक है, उद्देश्य का मतलब होता है मोटिव, उद्देश्य के साथ मतलब होता है। ठीक है, तो उसी को हम सामान्य नमूना होता है। तो अब देखो जैसे आपने देखा होगा कई आपके बोल सकते हैं एडिडास की कॉपी आ गया है, आपका कैंपस शूज का जो है कॉपी आता है, आईफोन का आईफोन का जो ईयरबड आता है उसकी भी कॉपी आती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बोल सकते हो नमूना के, उसी को हम नमूना बोलते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो नमूना एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम आज के समय में बखूबी इसे देख सकते हैं, जो सरल व्यवस्था के रूप में हमारे जीवन से संबंधित है। उदाहरण के तौर पे 50 छात्र एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 50 छात्र एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 20 छात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कमजोर हैं। ठीक है, जिसमें से 10 छात्र जो हैं वो टॉपर में आते हैं, और 20 छात्र कमजोर है, और 20 छात्र जो क्या है वो मीडियम में आते हैं। तो देखो आपका मीडियम 20 हो गया, तो और आपके बैक बेंचर्स यानी जो आपके बोल सकते हैं जो बिल्कुल ही कमजोर है यानी कि बहुत ज्यादा वीक है स्टडी में, वो 20 हो गए, और 10 टॉपर, टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया भाई, आपका पर्टिकुलर क्या कर दिया हमने, सिंपल सा है, अपने प्रतिचयन को यूज कर लिया हमने, एक चुना, यानी कि चुनने के प्रोसेस को यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे? ड्यू टू रीजन ऑफ टॉपर, लोएस्ट, मीडियम या फिर वीक स्टूडेंट। ठीक है, हम 3 टॉपिक को लिए, एक तो होगा टॉपर भाई, ठीक है, दूसरा आपका मीडियम हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका क्या हो गया भाई, आपका बोल सकते हो कि वीक।
ठीक है। तो इस स्थिति में हमने इनको चुनकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसी को प्रतिचयन तकनीक का एक विवेचना कहा जाता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद एक और लाइन चुनने का और उसके बाद हमारा आता है चुनने वाली मेडिकल जांच। चुनने वाली मेडिकल जांच आपने देखा होगा कि हम सिंपल सा लैंग्वेज देखा जाए तो किसी फिल्म में आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम हो गया, कोई मर्डर हो जाता है तो उसका डीएनए से पता चलता है कि हाँ भाई ये लड़की थी या फिर मतलब लड़का था या फिर पुरुष था या फिर महिला थी। एम आई राइट? ऐसा होता है ना, हमारे डीएनए से पता चलता है ना कि भाई हाँ ये लड़के का बॉडी है या लड़की का बॉडी है। ऐसा फिल्मों में कभी तो देखा होगा आपने, देखा है ना? हाँ, तो इसी को चुनने वाली मेडिकल जांच बोला जाता है। यानी कि आज के टाइम पे देखा जाए तो मेडिकल डेवलपमेंट के कारण और उसके सहायता से भी हम किसी चीज को चुन पाते हैं, यानी कि सेलेक्ट कर पाते हैं। अब सेलेक्ट करने में आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, लाइक दैट जैसे कि किसी का मर्डर हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा लेडीज है या फिर जेंट्स है, इसकी उम्र क्या है, ये किस किस मतलब कब मरा था, सब चीज पता चल जाता है ना। तो उसी को हम चुनने वाले मेडिकल जांच बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिचयन की कोई एक विशेषता दीजिए। मतलब एक, यानी कि एक विशेषता बतानी है कि भाई इसका प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब खासियत क्या है। तो सबसे पहला क्या है, लक्ष्य, यानी कि जो हमारा टारगेट होता है ना उसको चुनता है। सबसे बड़ी बात है कि ये टारगेट होता है। ठीक है, अगर हम आज के टाइम पे देखा जाए, आज हमारा आबादी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, उस जनसंख्या के इकाई, इकाई क्या है, यानी कि मतलब कितने लोग हैं, मतलब कितनी, मतलब संख्या क्या है। ठीक है, उसी को हम इकाई बोलते हैं। तो उस स्थिति में हम देखा जाए तो जनसंख्या के आकार को मापने के लिए प्रतिचयन की आवश्यकता बेहद ही आवश्यक है। जनसंख्या कितने आकार में है इसको मापने के लिए प्रतिचयन की जो स्थिति है वो बेहद ही आवश्यक मानी जाती है। जिसके अगर अंतर्गत हम बात करते हैं तो प्रतिचयन एक ऐसा नमूने के अवसार में देखा जाता है जिसके अंतर्गत हम बात कर ले तो हम किसी भी मनुष्य का लक्ष्य और उसके सोच व्यवस्था को भी मनोवैज्ञानिकी तरीके से जानने में सक्षम हो पाते हैं। जिसे हम सजेस्ट कर लेते हैं कि हाँ उसकी बातों से लग रहा है कि वो सही लड़का है या सही लड़की है। तो ये मनोविज्ञानिक निर्धारित है। ठीक है, अब उसके बाद हम रसायन, रसायन यानी कि केमिकलिटी, और बोल सकते हैं कि भौतिक यानी कि ज्योग्राफिकली, और बोल सकते हो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोसाइटी, बोल सकते हो सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और उसके बाद आपका जैविक, जैविक यानी जो जीवित रूप में। ठीक है, तो इन सभी के अनुसार हम किसी भी आबादी का चयन कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे पहले लोग आदिवासी के रूप में जीवन जीते थे, यानी कि जंगलों में रहकर मतलब जंगली जानवरों की तरह वो अपना जीवन जिया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे देख लिया जाए तो आज हर एक मनुष्य जो है अपना विकास निश्चित तौर पे अपनी आवश्यकता अनुसार कर रहा है। तो इस स्थिति में हमने ये देखा कि जो मनुष्य है वो प्रतिचयन की व्यवस्था के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी निर्णय पर यानी कि किसी भी डिसीजन को पाने के लिए सबसे अहम रोल जानते हो क्या है? प्रतिचयन है। हम किसी भी निर्णय पे जाते हैं तो उसका सबसे अहम रोल क्या होता है? प्रतिचयन। बड़ी जनसंख्या होती है, अलग अलग, जैसे बात कर लेते हैं हमारे भारत में ही भाई 133 करोड़ से ऊपर जनसंख्या क्रॉस कर चुका है। तो भाई इसका डाटा एनालिसिस करने के लिए कि भाई हम कैसे डिवाइड करेंगे, प्रतिचयन कैसे करेंगे। भाई अब मान लो कि सिंपल सा लैंग्वेज है, देखो चार पांच मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ एलिना। पहले तो जनसंख्या को कैसे हम एनालिसिस करेंगे भाई,
पूरे भारत में मेल कितने, पूरे भारत में फीमेल कितने। एक हुआ स्टेप यानी कि जेंडर के अनुसार, लाइन सुनिएगा। दूसरा क्या हुआ, एज के अनुसार। इसे सब हेडिंग बना सकते हो डियर, कि प्रतिचयन की किस प्रकार किया जा सकता है। अब उसके बाद हमारा क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन कि भाई भाई जितने लोग हैं वो कितने एजुकेटेड पर्सन है। अब उसके बाद एम्प्लॉय, ई एम, और उसके बाद अनएम्प्लॉय, UNMPLY, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या हो गया कि अब आ गया कि आपका यंग, ठीक है। अब उसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। तो इसके अनुसार हम अपना प्रतिचयन करने में आसानी मिलती है। अब देखो, जैसे कि बात कर लेते हैं, हम एक कक्षा को लेके चलते हैं। कक्षा में 50 लड़के हैं और लड़कियां हैं, सबको मिला के भाई, ठीक है। अब मान लो कि हम किसी से पूछेंगे तो हम आप लोग बोल दोगे कि हाँ भाई 15 लड़कियां हैं और 35 लड़के हैं, टोटल मिला के 50 स्टूडेंट हैं। अब उसमें से भी हम पूछेंगे जानने के लिए कि सबसे ज्यादा टॉपर कौन है, तो भाई निरंजना है और अंजना है और संजना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नाम लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, यानी कि प्रतिचयन हमारे किसी भी छोटी छोटी बातों को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हमारे घर परिवार में ही कितने लोग हैं, जेंडर कितने हैं और आपके महिलाएं कितने हैं, ऐसे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे पूरे घर के बारे में जानने का सबसे बड़ा ब्रीफ, ब्रीफ मतलब यानी कि डीपली एक बोल सकते हो साधन है, एक इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि अब कंप्लीट होता है, यानी कि प्रतिचयन की कोई एक विशेषता बताइए। तो हमने इतनी सारी विशेषताएं बता दी, ठीक है। क्लियर हो गया एलिना। आज हम सेशन बात करेंगे, ये आपका इग्नू का BPCS 188 जो है आपका सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, आपका ये कोड है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका पर्टिकुलर आपके एग्जाम में वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। तो इसके 2 प्रीवियस क्लास हो चुके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो आज बात कर लेते हैं इस सेशन में अपने क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के मध्यस्थता क्रियाओं का व्याख्या करें। यानी कि जो सामाजिक शिक्षण है, सामाजिक में शिक्षण की बात की जाए तो एक होता है शिक्षा और एक होता है शिक्षण। शिक्षण का मतलब ये होता है कि जहां से हम शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, जहां से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम समाज में सीधी सीधी बात ये पूछ रहा है कि सामाजिक एक टीचर है, यानी कि समाज जो है ना एक टीचर की तरह रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। आपको भी पता है अलीना कि हमारे समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ही कुछ, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो हमारा समाज जो है प्रत्येक लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ों का, कुछ ना कुछ नई व्यवस्थाओं का ज्ञान देता है। अगर हम बात कर ले सिंपल लैंग्वेज में, तो समाज जो है हमारे इन ज्ञानों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम कुछ मध्य व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो हम समाज में रहने के साथ साथ ही हमारा मानसिक विकास होता है, आपको पता ही होगा। यानी कि समाज में अगर लोग, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो जिसके कारण हमारा मानसिक विकास निश्चित हो पाता है, ठीक है। अगर सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो इस दृष्टिकोण के अनुसार हम बोल दें कि आज के मॉडल टाइम में, यानी कि मॉडल जो टाइम है, जो आज हमारा टाइम मॉडर्न टाइम बोल सकते हैं, तो इस टाइम में आज हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर मनुष्य का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारा जो समाज है अनेक व्यवस्थाओं को सिखाने का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। इसी के लिए यहाँ पे सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के रूप में देखा गया है। अब इसी अवस्था के रूप में देखा जाए तो कई ऐसे रिसर्च हुए, उन रिसर्चों से पता चला कि जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा शोध करने का तरीका है, यानी कि रिसर्च करने का जो तरीका है, वो हमारा
1961 से लेकर 1963 तक देखने को मिलता है। अगर अलर्ट जारी किया जाए तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं, बहुत से ऐसे समस्याएं भी देखने को मिलता है, जिसके कारण हम अगर बात कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में अलग-अलग स्थितियों को देखते हैं। बहुत से ऐसे, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू में बताया गया है कि 36 लड़कियों और 36 लड़कों में शामिल किया जाए, यानी कि 36 लड़के हैं, 36 लड़कियां हैं। उनके विचारों को अगर देखा जाए तो सबके अपने-अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू है, ठीक है? यानी कि एक सोसाइटी में मान लो कि 36, सोसाइटी छोड़ो, आप मान लो कि एक, मतलब उसको क्लास की बात कर ली जाए। एक क्लास में 36 स्टूडेंट है गर्ल्स की, और 36 स्टूडेंट है बॉयज की। तो 36 कितने हो गए? 72। अब 72 एक कक्षा में लड़के हैं, तो उन सभी लड़कों का और सभी लड़कियों का जो, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने अपने अकॉर्डिंग अलग होगा। लेकिन एक चीज कॉमन है, अगर लड़कियों की बात की जाए, यानी कि गर्ल्स की बात की जाए, तो उन गर्ल्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा गर्ल्स के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा सिमिलर होगा, और बॉयज़ का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा सिमिलर होगा। दो चीज़ दोनों में क्या कॉमन है? मान लीजिए कि एलिना, आप अब गर्ल हो, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, वो ज़्यादातर ना गर्ल्स के अकॉर्डिंग मैच होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि 100 में से 90% है आपके गर्ल्स की अकॉर्डिंग सारी थिंकिंग होगी, ठीक है? बॉयज़ के अकॉर्डिंग जो है 10% ही मिलेगा, अन्यथा सब जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको गर्ल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया लीना? ठीक उसी प्रकार से तो हमारे समाज में अलग-अलग जेंडर के, मतलब जेंडर रहते हैं, 2 प्रकार के, लाइक दैट, और एक ट्रांसजेंडर जो तीसरा कैटेगरी हमारा समाज रखता है। तो उन सभी का समाज के प्रति अपना-अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। समाज के प्रति अपने-अपने सोच व्यवस्था होता है। बहुत से ऐसे गर्ल्स होते हैं जिनको शिक्षा या फिर शिक्षित होने की आज़ादी नहीं होती, ठीक है? बहुत से ऐसे जिन्हें हम गुड़िया बोलते हैं। गुड़िया क्या होता है? लड़कियों को प्यार से गुड़िया बोला जाता है, गुड़िया या फिर बिटिया, ठीक है? तो ये जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं हमारे समाज में, तर्क संगत रखा जाता है हमारे स्थितियों को प्रस्तुत करने का। हमारा जो समाज है अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में जुटा हुआ रहता है। अगर बात कर ली जाए, लड़कियों के तुलना में लड़कों को अत्यधिक शारीरिक क्रिया करना पड़ता है। शारीरिक यानी कि फिजिकल वर्क। अगर इसी चीज को हम देखा जाए, तो अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स को लड़कों से ज़्यादा शारीरिक क्रिया नहीं करना पड़ता। या फिर दोनों की बात की जाए तो दोनों में अत्यधिक शक्तिशाली जो है समाज में सबसे ज़्यादा लड़कों को माना जाता है शारीरिक बल के अनुसार, ठीक है? तो इन अवस्था के रूप में आज हमारा जो समाज है एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है, एक शिक्षा सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। अलग-अलग मध्य स्तरता प्रक्रिया, मध्य स्तरता का मतलब होता है कि दोनों के बीच भिन्नता, यानी कि समाज में एक लड़का रहता है, एक लड़की रहता है, तो दोनों के बीच मध्य स्थिरता जो है आपका देखने को मिलता है। यानी कि मीडियम ऑफ डिफरेंट, मीडियम यानी कि दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो दिखाने का प्रयास हमारा समाज आज बखूबी कर रहा है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर हम बात कर लेते हैं, लड़कों को भाई कहीं पे भी आने जाने की आज़ादी होती है। सॉरी, अगर बात कर लेते हैं, लड़के अगर घर पे भी आते हैं तो कोई उन्हें बोलने वाला नहीं रहता। लेकिन उसी बात की जाए, अगर वही लड़की 8 बजे भी घर पे आती है तो समाज और सोसाइटी के लोग उसे गलत तरीके से टॉन्ट मारते हैं कि उनकी बेटी इतने रात को आती है। ये सब सोच है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच जो भेदभाव है ना, समाज ही कर बैठा है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 अब कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक होता है, देखो, सामाजिक अधिगम। अधिगम का मतलब होता है
जिसके अधीन होता है, जो सिद्धांत जिसके अधीन होता है। अब सिद्धांतों की व्याख्या करना है। सिद्धांत मतलब होता है प्रिंसिपल। एक होता है प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, और एक होता है सिद्धांत होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि जो हमारा समाज है, समाज का सबसे जो मतलब अभिन्न अंग है, जो सिद्धांत के रूप में वर्क कर रहा है। समाज में ऐसे कई कानून हैं, समाज में अलग अलग विज्ञान है, शिक्षा है, राजनीति है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, व्यक्तिगत जरूरत है, या फिर मानव व्यवहार व्यवस्था की जरूरत है, या फिर बोल सकते हो सामाजिक कार्यकर्ता की व्यवस्था की जरूरत है। तो ये क्या है? समाज का एक अभिन्न अंग है, इसी को हम अधिगम बोलते हैं, ठीक है। जो समाज को चलाने का काम करते हैं, समाज के विकास का काम करते हैं, ठीक है। समाज के विकास के सिद्धांतों पर निर्भर रहते हैं। अगर हम कमजोरियों की बात की जाए तो हमारा अलग अलग जो बोल सकते हैं तत्वों के रूप में हमारी कमजोरियां देखने को मिलती है। हमारा समाज जो है शिक्षा सिद्धांतों को लेके चलता है। हमारा समाज जो है बोल सकते हो कि अलग अलग व्यवहार के अनुसार अपने जीवन का निर्वाहन करता है। फॉर एग्जाम्पल, समाज के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप सही भी काम करोगे तो समाज कहता है नहीं, इनका तो लड़का ये कर रहा है, नहीं उनका तो लड़की वो कर रही है। अगर आप ब्यूटिशियन का कोर्स करते हो तो अरे नहीं, इसको तो पढ़ना लिखना नहीं है, तो इसलिए ब्यूटिशियन खोल के बैठी पड़ी है। तो मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो इसी व्यवस्था के रूप में आज हमारा समाज जो है एक शिक्षित समाज होने के साथ साथ बोल सकते हो कि अपने आप में एक ऐसा समाज लेके बन रखा है जो समाज के बुराइयां करना जानता है। बस समाज का बुराइयां सोचता है, समाज के बारे में गलत सलत बोलता है, ठीक है। तो इसी अवस्था के रूप में समाज में अलग अलग सीखने वाली बातें जो है ओपन इन न्यू। ओपन इन न्यू का मतलब ये होता है कि एक नया शुरुआत, यानी कि एक नया खुलापन, यानी कि चारों तरफ से हमारा जो समाज है एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें एक नया स्वरूप हो, एक नया विस्तार हो, एक नया व्यवस्थाओं का स्वरूप देखा गया हो, ठीक है। एक नया आकर्षण छुपा हो, ठीक है। उसी को हम अधिगम के रूप में सामाजिक सिद्धांत बोलते हैं, जो समाज को चलाने का काम करती है। अब समाज में अलग अलग व्यवहार के लोग रहते हैं, अलग अलग पेशा। पेशा का मतलब होता है भाई काम करने वाले। एक जॉब में करने वाले लोग तो नहीं होते ना भाई समाज में। भाई कोई आर्मी से होगा, कोई नेवी में होगा, कोई पुलिस होगा, कोई टीचर होगा, कोई मतलब डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा। तो ये सब पेशा बोला जाता है, यानी कि उनका पर्टिकुलर फील्ड क्या है, व्यवसाय क्या है, ठीक है। तो हमारे समाज में इन्हीं लोगों के अलग अलग व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाया गया है। तो ये अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का तात्पर्य ये होता है कि सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि जो हमारा समाज है वो शिक्षण के प्रति कैसा तत्पर है, शिक्षा के प्रति कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे एक विद्वान का नाम आता है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा जो है ये ओपन इन द न्यू के रूप में ये बताते हैं कि जो हमारा समाज है वो व्यवहार पर टिका है। आज हमारा जो समाज है, हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा हमारा समाज भी वैसा ही व्यवहार करता है। बात कर ली जाए समाज का व्यवहार के रूप में, तो देखा जाए इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, हमारा समाज जो है आईने के रूप में है। आईना क्या है? आईने में जैसा हम शक्ल बनाते हैं वैसा बन जाता है, सामने वाला भी वैसा ही आईना दिखाता है हमें, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि जो हमारा समाज है वो हमारे व्यवहार की स्थितियों पर टिका हुआ है, जिसके अंतर्गत हम जैसा अपना व्यवहार करते हैं हमारा समाज भी वैसा ही व्यवहार करके हमें दर्शाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है, ठीक है। तो बंडूरा जो था, विद्वान था, नाम क्या था? एल्बर्ट बंडूरा बाहरी लिंक, ठीक है। तो ये है, इसका पूरा नाम बोल सकते हो एल्बर्ट था, एल्बर्ट बंडूरा बाहरी लिंक, ठीक है।
जिसे हम एल्बर्ट बंडूरा बोलते हैं और इसको ओपन इन न्यू के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो ये 1977 में एक बात बोला कि सामाजिक जो शिक्षण है उसका सिद्धांत आगे चल के बहुत ज़्यादा विकसित होगा। समाज में लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। आप लोगों को भी पता है अलीना, जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आप लोग जो नहीं सिखाते हो लेकिन फिर भी वो सीख जाता है। ऐसा होता है अलीना? बहुत से हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे माहौल में पैदा होते हैं जिन जहाँ पे गाली गलौच नहीं होता, उनके घर में नहीं बोला जाता है, लेकिन फिर भी वो स्कूल के सामाजिक वातावरण के कारण वो गाली देना भी सीख जाते हैं। तो ये क्या है? एल्बर्ट बंडूरा इसी बात को रखते हैं कि जो आने वाला टाइम रहेगा वो सामाजिक शिक्षण का एक ऐसा दर्शन होगा जो सभी को सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि ये भी अब कंप्लीट होता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। एनोमी के समूह थिंक, थ्योरी और थ्योरी पर चर्चा कीजिए। एनोमी के समूह, एनोमी एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। क्या है भाई? थिंक मतलब सोचना, और थ्योरी, थ्योरी का मतलब होता है दिया गया एक विचार, विचार एक बोल सकते हो थिंकिंग, ठीक है, और थ्योरी पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात करते हैं। ग्रुप थिंक, ग्रुप थिंक के तात्पर्य कुछ ऐसे हैं जो एक समूह को दर्शाता है, जो एक ऐसे निर्णयों पर पहुंचता है या फिर समूह को दर्शाने का काम करता है। अत्यंत रूप में देखा जाए तो हमारे जो सुझाव होते हैं, जो हमारे ग्रुप थिंक के तर्क वितर्क होते हैं, जो हमें एकजुट करते हैं। ग्रुप थिंक का मतलब क्या था? ग्रुप बना के, समूह बना के सोचना। मान लो कि एक बैठक है भाई, एक बैठक ऑर्गेनाइज की गई है, लाइक डेट कि हमारे फैमिलीज में भी ग्रुप थिंकिंग होती है, ग्रुप कॉन्वर्सेशन होता है, ग्रुप का विचार, इसी को हम ग्रुप थिंकिंग बोलते हैं। अब ये ऐसा इसलिए बोला जाता है ताकि सभी के विचारों को सुना जा सके, समझा जा सके, या फिर ग्रुप के अनुसार निर्णय लिया जा सके। तो समाज में अलग अलग लोग रहते, अलग अलग जाति, धर्म, वेशभूषा, या फिर बोल सकते हो खान पान, या फिर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो भाई उनकी थिंकिंग को देखते हुए ही ग्रुप थिंकिंग को अपनाया गया। ग्रुप थिंकिंग यानी कि सभी के मतलब समूह के ग्रुप को सुनकर, उनकी बातों को रखकर, उनके बातों को सही ठहरा कर, मतलब ये क्या है कि ग्रुप थिंकिंग को क्रिएट किया गया। हालांकि अगर हम बात करें, ग्रुप थिंकिंग की बात करें, तो इसमें यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पे एक विद्वान आते हैं, जोनिस, सॉरी जैनिस। जैनिस एक दार्शनिक है। 1917 से लेके 1971, सॉरी 1971 से लेके 1982, यानी कि 1970 से लेके 1982 तक इन्होंने ग्रुप थिंकिंग को रखा। यानी कि इन्होंने बताया कि समाज जो है वो एक घटना का एक स्वरूप है, जो किसी भी बातचीत को करने के लिए दूसरे से विचार करता है, उसी को ग्रुप थिंकिंग बोलते हैं। जैनिस ने इसी को ग्रुप थिंकिंग के रूप में रखा है। अब इसका जो शुरुआत जैनिस के द्वारा किया गया, और ये धीरे धीरे सभी लोगों के बीच बैठता गया, इसके तर्क संगत बैठते गए, ऑलराउंडर के रूप में ये कार्य करने लगा। ग्रुप थिंकिंग आमतौर पर देखने को मिला कि ये सभी लोगों के लिए फायदेमंद रहा। कैसे फायदेमंद रहा? बिकॉज क्योंकि अगर हम एक ही चीज पर निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, ठीक है, एक ही चीज पर निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो भाई हम सही हैं गलत है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम दूसरे से विचार करेंगे तो हमें सामने वाला बताएगा कि गलत है, सही है, वास्तविक क्या है, रियलिटी क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो उसी के लिए ग्रुप थिंकिंग करना बहुत ही आवश्यक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई? ग्रुप थिंकिंग के कारण क्यों किया जाता है? समूह के विवादों के लिए, समूह का निपटारा। विवाद का मतलब होता है झगड़ा, समस्या, लड़ाई, प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये इसका देखने को मिलता है। तो समूह के विवादों को निपटारे के लिए ग्रुप थिंकिंग का होना आवश्यक है। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो ग्रुप थिंकिंग
जो आज धीरे-धीरे बढ़ते हुए बहुत ही फेमस होता गया। बहुत ही मतलब आधुनिक दुनिया में भी ग्रुप थिंकिंग को बेहद ही यूज़ किया जाने लगा। रॉबर्ट और मैटन के रूप में देखा जाए, रॉबर्ट के मैटन के रूप में देखा जाए, तो एनोमी सिद्धांत के मूल विचार यही थे। यानी कि रॉबर्ट के मैटन, इनका नाम क्या है? रॉबर्ट के मैटन। ठीक है। तो इन्होंने एनोमी के सिद्धांत के रूप में इन्होंने बताया कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है सबके साथ मिलकर चलने का और विचार करने का। ठीक है। इसी को हम ग्रुप थिंकिंग या फिर एनोमी सिद्धांत के रूप में देखते हैं। अब जो मर्टन थे, यानी कि जो आपके बोल सकते हैं मर्टन, एनोमी के सिद्धांत में 1938 यानी कि 1938 में इन्होंने अपनी बात आगे रखी। 1938 में अपनी बात आगे रखने के साथ साथ इन्होंने थ्योरी का सबसे बड़ा विस्तार किया और 1954 में यानी कि 1954 में इन्होंने अपने बात के माध्यम से जो ग्रुप थिंकिंग को है सबसे आगे बढ़ाते हुए बोल सकते हैं कि मॉडर्न टाइम के लैंग्वेज में जोड़ दिया। मॉडर्न टाइम के लैंग्वेज में जोड़ने के बाद उसके बाद साधन, साधन का मतलब होता है कि जहाँ से सोर्स बोल सकते हैं, भाई कहाँ से आपका सोर्स, स्रोत कहाँ पे, ठीक है। साधन का मतलब बोला जाए तो मतलब हेल्पफुल किस लिए रहेगा, तो सबसे बड़ा हेल्पफुल ये है कि ग्रुप थिंकिंग के कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, समाज के साथ हम मित्रता बना के चल सकते हैं, समाज में हम एकता बना के चल सकते हैं, समाज के सभी लोगों का विचार सुन सकते हैं, समाज में सभी लोगों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लक्ष्य के रूप में देखा जाए, समाज में लोगों के व्यवस्थाओं के रूप में देखा जाए, तो उन सभी का हम सामाजिक व्यवस्थाओं का स्वरूप अपना सकते हैं। ठीक है। जबकि अगर विभिन्न समाजों की बात की जाए, तो अलग-अलग समूह के रूप में देखा जाए, तो अलग-अलग समूह जो है विचलन दरों के रूप में व्याख्या की खोज करते हुए आगे बढ़ता है। और अगर हम बात करें, तो इसमें जो ग्रुप थिंकिंग एनोमी सिद्धांत जो है, वो क्या है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, एनोमी सिद्धांत से हमारा तात्पर्य ये है कि समाज के सभी नागरिक जो हैं, उन सभी के साथ हम अपना विकास करें, उन सभी के बातों को रखते हुए, उन सभी के विचारों को रखते हुए हम अपने आप का विकास करें, उसी को हम ग्रुप थिंकिंग के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। दृष्टिकोण, राय और विश्वास के बीच अंतर करें। दृष्टिकोण का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, और राय का मतलब होता है सजेशन करना, यानी कि अपने पॉइंट रखना, और विश्वास का मतलब होता है बिलीव करना। कोई मतलब ही नहीं है। इसे तो आप अच्छे से कर ही लोगे, आई थिंक कर लोगे ना एलिना? दृष्टिकोण का मतलब, हाँ, दृष्टिकोण का मतलब होता है खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। राय का मतलब होता है सजेशन करना कि हाँ भाई मेरी राय ये है, लाइक हम बोलते हैं कि मेरी राय ये है। हाँ, बिलीव का मतलब विश्वास करना। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन ज्यादा सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छे से कर लेंगे। हाँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 है आदर्श और आदर्श संगठन। सॉरी, आदर्श और आदर्श गठन। गठन का मतलब होता है, मतलब क्रिएट करना, एक ग्रुप क्रिएट करना। आदर्श मतलब होता है आइडियल। आइडियल सुना है ना? आइडियल यानी कि बोलते हैं ना, आइडियल है वो सबके लिए, सबके लिए आदर्श लड़का है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना मम्मी पापा से। तो आदर्श का मतलब होता है कि आइडियल, और आइडियल क्रिएटिविटी। तो देखो इन दोनों में सबसे बड़ा क्या होता है कि हम छोटे समय पे देखा जाए, तो एक आइडियल है ना, वो जाके बाद में आइडियल संगठन का गठन करता है। यानी कि जो आदर्श व्यक्ति वह व्यक्ति कहलाता है जो सभी के बातों को सुनकर, समझकर और सभी के हित के बारे में सोचे, सभी के भलाई का काम करे
और सभी के बातों को रखते हुए, मतलब उनके विचारों को प्रकट करते हुए सभी की बात माने, वो आपका आदर्श व्यक्ति कहलाता है। ठीक, उसी प्रकार से एक आदर्श देश होता है। आदर्श देश वह देश होते हैं जो अपने देश के नागरिकों के लिए कार्य करते हैं, अपने देश के नागरिकों के विकास के लिए कार्य करते हैं। उसी को आदर्श कंट्री यानी कि आइडियल कंट्री बोला जाता है। और वहाँ वो जो कंट्री है वो सभी के लिए एक ऐसा देश हो जहाँ पर विकास, वहाँ पे विकास अत्यधिक हो, एजुकेटेड फील्ड अत्यधिक हो, फैक्ट्रीज हो, एजुकेटेड पर्सन अत्यधिक हो, हेल्थ फैसिलिटीज अत्यधिक होती है, तभी तो हम उसे आइडियल कंट्री बोलते हैं ना, कि सभी उसकी कॉपी करें। उसी को आदर्श बोला जाता है। और आदर्श गठन का मतलब ये होता है कि जब हम लंबे समय तक स्वयं को ऐसा इंसान या फिर स्वयं को एक ऐसा मतलब इस व्यवस्था में रखें जो सभी लोग हमारा देखकर हमारी नकल करना चाहें, सब हमारे तरह बनना चाहें, उसी को हम आदर्श गठन कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं इस तरीके से भी, आदर्श गठन का मतलब ये होता है कि समाज में ऐसी सोच व्यवस्था, ऐसा कानून बनाना जो सभी के हित के लिए हो, सभी के भलाई, सभी के विकास के लिए हो, सभी के मतलब बोल सकते हैं कि सक्षम व्यवस्था के लिए हो, सभी के हित और सभी के व्यवस्थाओं का स्वरूप दर्शाने के लिए हो, तो उसी को हम आदर्श समाज की व्यवस्था में रखते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक माता पिता के लिए उसका बच्चा आदर्श होता है, या फिर एक माता पिता जो है एक बच्चे के लिए आदर्श होता है, लाइक डेट कि उसके माता पिता बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ बोलते हैं, तो हम कहते हैं ना कि मैं आई प्राउड माई मदर एंड फादर। ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स पे प्राउड है। तो ये क्या है? आदर्श है। भगवान करे मुझे हमेशा हर जन्म में मेरे मम्मी पापा के रूप में मिले। ठीक है, तो ऐसा क्या है, यानी कि आप उनकी तरह बनना चाहते हो। ठीक है, तो उसी को हम आदर्श बोलते हैं। और आदर्श गठन तभी हो पाता है जब सभी लोगों के हित के लिए, सभी मापदंड, सभी के व्यवहार जो हैं एक समान हो, सभी के हित के लिए हो, सभी व्यवस्थाओं का विकास के लिए हो, तभी हम एक आदर्श समाज का गठन कर पाते हैं, एक आदर्श समाज की स्थापना कर पाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 भी अब कंप्लीट हो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।